हेलो एंड वेलकम बैक टू BNSS लेक्चर सीरीज़। और हम आज पढ़ेंगे पार्ट ए ऑफ चैप्टर 25। तो चैप्टर 25 जो है वो है इज़ अबाउट एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, कि एविडेंस का रिकॉर्ड कैसे होगा और उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे। पार्ट ए में बताता है मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, और पार्ट बी में बताता है कमीशंस, जैसे कि कोई विटनेस है व्हेन ही कांट बी ब्रॉट इन टू द कोर्ट, तब उस केसेस में क्या होगा, कैसे हम जो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो पार्ट बी में दिया हुआ है। तो पार्ट ए जो है वो शुरू होता है 307 से और है 318 तक। पार्ट बी जो है वो 318 से लेके 336 तक है। नंबर ऑफ सेक्शंस ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल वन ऑफ द सिंपल चैप्टर्स में है। इसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर्स है। ज़्यादातर तो आपको टाइटल से ही जो सेक्शन के उससे समझ में आ जाएंगे। तो बिना देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। 307 कहता है कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो बताएगा वही लैंग्वेज होगा, अदर देन द केस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी कोर्ट्स के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा वही उसका लैंग्वेज होगा। फिर उसके बाद बताता है कि एविडेंस जो है वो टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज। एक्यूज के प्रेजेंस में एविडेंस लेने का मतलब ताकि उसके साथ फेयर एंड फ्री ट्रायल हो। प्रोसीजर अगर उसके सामने में होगा तो वह इंश्योर कर सकता है कि सही तरीके से जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है वो हो रहा है कि नहीं। तो ये इंश्योर करने के लिए, और जहाँ पे वो नहीं हो सकता है वहाँ उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में होगा। नॉर्मली जो है उसके प्रेजेंस में होगा, लेकिन कौन से केसेस में उसके प्रेजेंस में नहीं होगा। तो अगर वुमेन के रिलेटेड कोई केस है जिसमें वुमेन जो है 18 साल से कम की है और उसके साथ कोई रेप या उसी तरह का कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ हो, तब हम कोशिश करेंगे कि जो वुमेन है उसका कन्फ्रंटेशन उस अक्यूज के साथ ना हो। तो ऐसे केसेस में कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेंगे। यहाँ पे अक्यूज का मतलब जो चैप्टर 9 ऑफ BNSS में दिया हुआ है वही है। चैप्टर 9 की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। फिर 309 में कहता है कि रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज। अब यहाँ पे हम 3 सेक्शंस देखेंगे साथ ही साथ एक साथ में, 309, 310 और 311। 309 कहता है समन केस के बारे में, 310 कहता है वारंट केस के बारे में, और 311 कहता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। समन केसेस आपको पता ही होगा, जो वारंट केस ना हो वो समन केस है। वारंट केस क्या है, जिसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा हो ऐसे ऑफेंसेस, और उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो या डेथ पेनल्टी हो, इस तरह के जो ऑफेंस है वो वारंट केस बनते हैं। और समन केस इन तीनों से जो कम हो, बैग यू पार्डन, यहाँ पे 7 साल नहीं 2 साल की सज़ा हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो और डेथ पेनल्टी हो। तो इन तीनों के अलावा मतलब 2 साल से कम और ये दोनों सज़ा ना हो तो वो क्या हो जाएगा, वो समन केस हो जाएगा। तो जो समन केस है उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो समन केस का प्रोसीजर तो अलग से दिया हुआ है। जब रिकॉर्ड करने का जो एविडेंस का उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो सेक्शन 164 से लेके 167 और सेक्शन 491 ये जो है जब रिकॉर्ड होगा समन केसेस के रिलेटेड या इंक्वायरी एविडेंस रिकॉर्ड होगा या इंक्वायरी होगी, तब जो है मैजिस्ट्रेट वो या तो इन राइटिंग कर सकता है या तो इन बाय डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट कर सकता है। मैं गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसको पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं या अपने बेयर एक्ट से पढ़ सकते हैं। मैं आपको एकदम जो क्रक्स है सेक्शंस का वही बता रहा हूँ। तो इन राइटिंग कर सकता है या डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट कर सकता है। अच्छा, जब वो डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट करेगा तब जिस मेमो में वो लिखेगा, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा कि मेमो में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सब्सटेंस ऑफ एविडेंस लिखे जाएंगे कि क्या एविडेंस है जो उसने रिकॉर्ड किया है राइटिंग में। अगर डिक्टेशन में लिख रहा है तो उसमें ये भी लिखेगा रीज़न कि क्यों नहीं उसने राइटिंग में लिखा। तो XYZ रीज़न के कारण उसने राइटिंग में लिखा और डिक्टेशन दिया, और डिक्टेशन को जब लिखा गया तो उसने पढ़ा है और फिर वो उसको साइन करेगा। कौन, मजिस्ट्रेट। ये साइन करने के बाद जो है ये एविडेंस जो है पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाएगा। सिमिलरली वारंट केस के केस में क्या होगा, राइटिंग में भी कर सकता है, डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट कर सकता है। सिमिलरली इसमें भी बताना पड़ेगा। अच्छा, ये जो डिक्टेशन है वो किसके, मजिस्ट्रेट के सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन के अंदर ही होना चाहिए, कि वो बोलता जा रहा है, बताता जा रहा है ना, कि किस फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड करना है, और जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वहाँ पे जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो उसके डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस के अंदर ही उसको रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद वो उसको पढ़ेगा मजिस्ट्रेट, और वो फिर मजिस्ट्रेट जो है उसको फिर पढ़ने के बाद साइन करेंगे। वो साइन करने के बाद वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा। सिमिलर दोनों के केस में सिमिलर ही है। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज़ है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो क्या होगा। यहाँ पे हमने देखा कि फॉर्मेट क्या था, मेमोरेंडम का फॉर्म था। यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी हो सकता है और नैरेटिव के फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद जो राइटिंग और डिक्टेशन जो उसने लिखा, उसके अलावा तीसरा चीज़ भी है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के थ्रू भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।
यहाँ पे एक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब वहाँ पे एक्यूज तो है नहीं, तो उसके एडवोकेट का रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है। नॉर्मली जब वो साइन कर लेगा तो फिर वो रिकॉर्ड का फॉर्म हो जाएगा। और जब ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन होगा, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन में क्या होगा, सिमिलरली राइटिंग में हो सकता है, डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट हो सकता है। यहाँ पे भी जो फॉर्मेट है वो कैसा हो सकता है, फॉर्मेट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो सकता है, नरेटिव के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे भी जब उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे डिक्टेशन है, वहाँ पे भी सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे है जो रिकॉर्ड किया है उसको पढ़ने के बाद मजिस्ट्रेट उसको साइन करेगा और साइन करने के बाद वो इट शैल फॉर्म एक पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो यहाँ तक हमने देख लिया 309, 310, 311 समन केसेस, इंक्वायरीज, वारंट केसेस, एग्जामिनेशन इन राइटिंग एंड or by his direction in open court, direction and superintendence, evidence of witness. This subsection may also be recorded by audio video electronic means in presence of advocate of the person. Similarly, record in the trial before court of session, record in trial before court of session, direction and superintendence in writing or by dictation in open court under his direction and superintendence. Presiding judge shall form part of the record after his signing. यहाँ तक हमने देख लिया। आते हैं लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होगी। इससे पहले हम लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट देखा था, हम देखेंगे लैंग्वेज ऑफ जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है वो क्या होगा। तो अगर जो विटनेस है उसकी लैंग्वेज कोर्ट के लैंग्वेज से अलग है, अगर सेम है तब तो ठीक है कि उसी भाषा में जो कोर्ट की भाषा है उसमें वो अपना रिकॉर्ड कराएगा स्टेटमेंट। लेकिन अगर अलग है, इफ़ विटनेस गिव्स एविडेंस इन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इट शैल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज। इफ़ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज, तब क्या होगा, तब वहाँ पे अगर प्रैक्टिकेबिलिटी है कि उसकी भाषा में, जैसे कि वो दे रहा है मराठी में और कोर्ट की भाषा है हिंदी, तो मराठी में रिकॉर्ड कर लेंगे अगर प्रैक्टिकेबिलिटी है तो। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है और हिंदी में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो टाइपिस्ट होगा अगर उसको नहीं आती मराठी तो कैसे करेंगे, या कोर्ट के पास रिसोर्सेस नहीं है मराठी के लिए तो कैसे करेंगे, तो वो हिंदी में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। हिंदी में रिकॉर्ड करने के बाद उसका एक ट्रू ट्रांसलेशन प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, जो विटनेस है उसको, कि आपके स्टेटमेंट को हमने हिंदी में रिकॉर्ड किया है जिसका मराठी में मतलब ये है। अब वो जो ट्रू ट्रांसलेशन है वो कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है। इंटरप्रेटर अभी हम आगे देखेंगे। ये जो ट्रू ट्रांसलेशन है वो उसको प्रोवाइड कराना किसकी जिम्मेदारी है, कोर्ट की जिम्मेदारी है। अब ये ट्रू ट्रांसलेशन प्रोवाइड करा दिया और यहाँ पे उसके पढ़ने के बाद फिर साइन करेगा, वो प्रोसीजर हम आगे देखेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होगा। अच्छा, अगर लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जो है वो है हिंदी, लेकिन जो स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किया गया इंग्लिश में, और जो दूसरी पार्टी है उसको भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसको इंग्लिश समझ में आती है, दोनों पार्टी को प्रॉब्लम नहीं है और इंग्लिश में रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट के पास रिसोर्सेज भी थे। अब यहाँ पे जो दोनों पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इंग्लिश में क्यों रिकॉर्ड किया, दोनों को समझ में आ रही है, दोनों ने समझ भी लिया है। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में उसको फिर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इंग्लिश में ही उसको लिख के अटैच कर दिया जाएगा और वो जो है साइन करने के बाद पार्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बन जाएगा। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती का ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ट्रांसलेशन करेंगे। कोर्ट में डिस्पेंस विथ सच ट्रांसलेशन इफ़ रिक्वायर्ड बाई द पार्टीज, इफ़ नॉट द इंग्लिश वर्जन विल फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये दिया है यहाँ पे प्रोविजो में। अब यहाँ पे 313 में आता है प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीट। अभी हमने देखा 309, 310, 311 था ट्रायल इन सेशन कोर्ट, ये था वारंट केस और ये था समन केस। तो जब यहाँ पे तो प्रोसीजर दिया हुआ था क्योंकि ये छोटे नेचर के क्राइम है तो मेमो में ही लिखना है, वो भी ब्रीफ में, डिटेल में लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो है 310 और 311 जो वारंट केस है और ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन है, वहाँ पे जो है हमने देखा कि ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो ऐसे में प्रोसीजर जो है कब कंप्लीट होगा, तो जब तक जो विटनेस है उसको पढ़ के सुना नहीं दिया है, अगर वो अटेंडेंस में नहीं है तो उसके एडवोकेट को पढ़ के सुना नहीं दिया है, इट शैल बी रेड ओवर टू हिम इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। तो जो विटनेस है, एक्यूज भी तो विटनेस हो सकता है खुद, तो वहाँ पे विटनेस के प्रेजेंस में उसको पढ़ के सुना दिया गया है, या अगर एक्यूज प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में उसको पढ़ के सुना दिया गया है। अब पढ़ने के बाद हो सकता है कि कोई करेक्शंस किए जाए कि यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट ऐसा है या वो वाला स्टेटमेंट ऐसा है, मैंने जैसा कहा था वैसा रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अगर करेक्शंस को वो अलाउ करता है, तो वैसे ही वो साइन कर देगा। अगर करेक्शंस को अलाउ नहीं करता है या फिर करेक्शंस को मतलब अगर कोई करेक्शंस नहीं है तो ऐसे ही साइन कर देगा। अगर कोई करेक्शंस है और जो करेक्शंस जो जज ने किए उससे विटनेस अगर डिनाई करता है तो वहाँ पे क्या करेगा, जज जो है या मजिस्ट्रेट है वो मेमोरेंडम में लिखेगा कि उसने कोई ऑब्जेक्शन उठाया कि ये मैंने करेक्शंस किए जिस पे विटनेस के XYZ ये ऑब्जेक्शंस थे
और ये XYZ ऑब्जेक्शंस को मैं नोट कर रहा हूँ अपने मेमोरेंडम में, और उसके ऊपर जज अपना रिमार्क लिखेगा, मैंने ये वाला करेक्शन ये कारण से किया, और ये वाले विटनेस ने जब मैंने करेक्शन किया तो XYZ उसने अपना ऑब्जेक्शन उठाया, वहाँ पे उसको क्या लगा वो चाहे तो जज लिख सकता है, और वो जो रिमार्क होगा वो जो लिखेगा एडिशनली वो भी रिकॉर्ड का पार्ट होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया करेक्शंस के केस में क्या होगा। उसके बाद जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है इज इन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम विच इट हैज़ बिन गिवन। तो फिर यहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है उसको, इन विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, तब फिर क्या है उसको ऐसी भाषा में समझाओ जो उसको समझ में आती हो। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा 311 और 310 के लिए। फिर इंटरप्रिटेशन, यही बात मैं बता रहा था पहले, इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन जो है वो कोर्ट का काम है कि इंटरप्रेटर जो है अपॉइंट करना। इंटरप्रेटर का काम है कि वो ट्रू ट्रांसलेशन दे और ट्रूथफुली इंटरप्रेट करे, ये दिया 317 में। इंटरप्रिटेशन जो ऑफ एविडेंस है या तो एक्यूज को, और एक्यूज नहीं तो उसके एडवोकेट को उसका जो इंटरप्रिटेशन है एविडेंस का देना है। कैसे? या तो जो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है उसमें देना है, अगर उसको समझ में नहीं आती हो तो उसको जो भाषा समझ में आती हो उसमें देना है, इन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई हिम। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये कोर्ट की ही जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे जो एविडेंस है उसमें स्टेटमेंट्स है, वहाँ तक तो उसको समझाया जाएगा, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच्ड हो। अब वो डॉक्यूमेंट्स के केस में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स को कितना एक्सप्लेन करना है, या उसको पूरा एक्सप्लेन करना है लाइन बाय लाइन, या उसका एक जनरल ओवरव्यू एक्सप्लेन करना है, या उसका जो रेलेवेंट पोर्शन है पूरे डॉक्यूमेंट में से कोई एक रेलेवेंट पोर्शन होगा उसी को सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है, कितने एक्सटेंड तक उसको एक्सप्लेन करना है, ये पूरे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेट एज मच देयर ऑफ एज अपीयर्स नेसेसरी, जितना ज़रूरी लगता है कोर्ट को उतना ही डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा उसको, ये पूरे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। अब 315 में कहता है कि रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमीनर ऑफ विटनेस। यहाँ पे जो विटनेस है उसके स्टेटमेंट के समय उसका जो डिमीनर है उसको भी रिकॉर्ड करेगा, ताकि अगर फ्यूचर में या उसके प्रीवियस या सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स में अगर उसके इनकन्सिस्टेंसी हो उसको नोट करने के लिए उसके जो डिमीनर जो मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किए थे वो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और वो जो रिकॉर्ड होंगे जो रिमार्क्स होंगे वो भी जो है पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनेंगे, उसमें जो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनेंगे और यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर के साथ में। ये हो गया 315। 316 में कहता है रिकॉर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज। यहाँ पे एक्यूज का एग्जामिनेशन जब होगा उसका रिकॉर्डिंग कैसा होगा? तो एक तो हो सकता है कि हर क्वेश्चन आंसर को रिकॉर्ड करना है, और फिर कौन से लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना है, तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में कर सकते हैं, या जिस लैंग्वेज में एग्जामिन कर उसको समझ में आती है उस लैंग्वेज में, जो उसको समझ में आती है उस लैंग्वेज में अगर रिकॉर्ड किया तो फिर उसको पढ़ के सुनाएंगे, और लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में अगर एग्जामिन किया तो भी उसको पढ़ के सुनाएंगे। अब लैंग्वेज ऑफ कोर्ट अगर उसको समझ में नहीं आती है तो इंटरप्रेटर लगाएंगे, जो हमने देखा 314 में इंटरप्रेटर लगा के फिर उसको फिर समझाया जाएगा और फिर उसको बताया जाएगा जो उसको भाषा समझ में आती है। अगर उसको कोर्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ कोर्ट समझ में आती है तो उसी भाषा में उसको पढ़ के बताया जाएगा कि तुम्हारा एग्जामिनेशन करने के बाद फिर ये जो लैंग्वेज है इसमें ये तुम्हारा स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्यूज हो वो प्रेजेंट ना हो कोर्ट में, कस्टडी में हो। जब वो कस्टडी में होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स के थ्रू भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब ऐसा रिकॉर्ड करेंगे तो फिर जो उसका स्टेटमेंट होगा उसको विदिन 72 आवर्स साइन कराना है। तो जब उसको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू रिकॉर्ड करवाया तो उसका सिग्नेचर लेना 72 आवर्स के अंदर जो है कंपलसरी है। यहाँ तक हमने देखा था कि ये जो सब जो है अप्लाई हो रहा है कौन से केसेस में, तो हमने देखा 309 में दिया था समन केसेस, 310 में दिया था वारंट केसेस, और हमने 311 में देखा कि दिया है ट्रायल इन कोर्ट ऑफ सेशन। ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं हमने अभी तक पढ़े, ये जो रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज है वो समरी ट्रायल के केस में फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको स्पीडी डिस्पोजल करना रहता है। तो स्पीडी डिस्पोजल में इतना सारे लंबे प्रोसीजर्स हम फॉलो नहीं कर सकते, नहीं तो फिर स्पीडी डिस्पोजल का मतलब ही क्या रहेगा। इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली हमने ऑलरेडी देख लिया। फिर नॉर्मली जो है जो कोर्ट का जो लैंग्वेज, कोर्ट का जो प्रोसीजर होगा, बाई जनरल रूल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द एविडेंस ऑफ विटनेस एंड द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज शैल बी टेकन डाउन इन केस कमिंग बिफोर इट एंड सच एविडेंसेस एंड एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स। तो हाई कोर्ट जो है अपने रूल्स बनाने के लिए फ्री है, हाई कोर्ट अपने के लिए खुद रूल बना सकता है। तो यहाँ पे पार्ट ए खत्म होता है। अब हम पार्ट बी में पढ़ेंगे अगले वीडियो में कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। जब अगर विटनेस प्रेजेंट ना हो पाए तो फिर उसके लिए कमीशन इशू करता है और वो जाके कैसे रिकॉर्ड करती है एविडेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।